ईवीएम वर्सेस बैलेट सियासत जारी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात निकाय चुनाव में सरकार की अधिसूचना की, जिसमें ईवीएम से चुनाव करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इस अधिसूचना के साथ ही 2019 के पुराने नियम को विलोपित किया गया है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने मतदान मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर से करवाया था। इससे पहले 2014 में भाजपा सरकार ने मतदान ईवीएम से करवाया था। अब चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा होने के बाद सभी को चुनाव की तारीखों का इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को चुनाव आयोग चुनाव की तारीख भी घोषित कर देगा। लेकिन इस घोषणा से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसलिए चुनाव उसने जो है बदलाव किया है, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को का कहना है कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारने लगती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को मुद्दा बनाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई खराबी नहीं है। चुनाव आयोग भी ईवीएम के बारे में स्पष्टीकरण दे चुका है। इसके बाद भी कांग्रेस को ईवीएम पर इतना संदेह क्यों है और आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। इससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि राज्य सरकार के जुम्मे का जो काम है चुनाव के दृष्टि से, पदों के आरक्षण का, वो पूरा हो गया है। अब आगे की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी की है और मुझे लगता है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं कोई सोच नहीं है, कहीं कोई योजना नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है। आज कभी बोलते हैं वो कि बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे, कभी बोलते हैं ईवीएम पर होंगे। आखिर इनकी बात क्या सही मानी जाए? आज इन्हें इनको स्वयं को भरोसा नहीं है। आज पहले ईवीएम बैलेट पेपर की बात किए ईवीएम से, अब बैलेट पेपर से फिर ईवीएम पर आ गए हैं। इनका कहीं कोई ठोस रणनीति नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा कब की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हमारी कांग्रेस पार्टी की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। तो देखा आपने, निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा, तो वहीं कांग्रेस के पास चुनौती है कि 14 नगर निगम में से वह अपने 14 पर कब्जा बरकरार रखे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत जी जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जो है आशीष यादव जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी हमारे साथ हैं। माफी चाहेंगे, बीजेपी से कृतिका जैन हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आशीष यादव जी आपसे है कि किस तरह की तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर? बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। अब प्रकाशन भी कर दिया गया, हो सकता है कि 18 तारीख को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाए और हो सकता है कि 18 तारीख के बाद यानी कि आने वाले 19 तारीख को या 18 तारीख को ही शाम को कहो आचार संहिता लग जाए। तैयारी कैसी है और ईवीएम को लेकर संतुष्ट है या नहीं है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि हम लगातार नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 3 चुनावों से बेहतरीन रहा है और ज्यादातर सीटें कांग्रेस हमेशा ही जीतते आई है, चाहे हम सरकार में रहे हों या ना रहे हों। बात ईवीएम की करें तो ईवीएम की बात बहुत स्पष्ट है। कई सारे ऐसे केसेस हैं और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जो है ईवीएम पर संदेह होता है और भारतीय जनता पार्टी अगर आश्वस्त है अपनी जीत के लिए तो निश्चित रूप से वो चाहे ईवीएम से कराए या फिर बैलेट पेपर से कराए, उनकी अगर जीत उनको लगता है होने वाली है तो फिर डरने की क्या बात है। दूसरी बात कि खुद जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के रहे हैं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ईवीएम के अगेंस्ट केस जीता था, तब से वीवीपैट चालू हुआ। उसके बाद अभी 5 मशीनों की गिनती भी की जाती है और जितने विकसित देश हैं, ईवीएम पर अगर हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि ईवीएम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जीत रहे हैं तो ईवीएम अच्छा है, हम हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अगर कहीं संदेह है, अगर इसको विकसित देश अपना रहे हैं तो हमें अपनाने में परेशानी क्या है।
और जो चुनाव आयोग हर बार आकर ईवीएम के ऊपर स्पष्टीकरण देता है कि ईवीएम की मशीन हैक नहीं की जा सकती, तो सवाल ये तो आप खड़े करते हैं आशीष जी, तो स्पष्टीकरण आप ही के सवालों पे तो देता है चुनाव आयोग। नहीं, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम स्पष्टीकरण देने का चुनाव आयोग का है नहीं। आराम से भारत चलो देश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है, और चुनाव होने का तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से होता है, जो कि संसद तय करती है। अगर संसद में अधिनियम ले आया जाएगा कि बैलेट पेपर से हो, तो बैलेट पेपर से वापस चालू हो जाएगा, और अगर संसद कहेगी कि ईवीएम से हो, तो ईवीएम से होगा। इसमें स्पष्टीकरण देने का काम, डिफेंड करने का काम ईवीएम को, चुनाव आयोग को कायदे से नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग का काम है चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराना, और उसकी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। लेकिन आशीष जी, ईवीएम को लाने वाले तो आप ही हैं। पहला जो चुनाव था 1982 में, इसका उपयोग जो था केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 सीटों के लिए किया गया था। उस समय कोर्ट जो संसद में नियम नहीं था, प्रस्ताव नहीं था, कानून नहीं था, तो ये चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया था। फिर बाद में इसको कांग्रेस की सरकार ने 1989 में जो है संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया, और चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करने को लेकर जो है रास्ता साफ हो गया था। तो सरकार तो आप ही की थी, ईवीएम लाने वाले आप हैं, सवाल खड़े करने वाले आप हैं। सर मैं बोलता हूं सर, हाँ। इस पे बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं आपकी बात पे कि हमने ईवीएम को लाया। बदलाव एक नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हमने जिस चीज को लाया, अगर उस चीज में कहीं खामी रह जाएगी, अगर कोई कमी रह जाएगी, तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव दोबारा लाने की जरूरत है। जो विकसित देश उस समय ईवीएम यूज करते थे, चाहे आप यूएस ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, जर्मनी, फ्रांस ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ये सारे देश अब वापस से बैलेट पेपर पर आ गए हैं। तो हमारी तो दरख्वास्त ये रहती है कि अगर संदेह है, अगर कोई कैंडिडेट सामने आकर ये कहता है कि भैया मैंने तो अपना वोट खुद को डाला था, लेकिन मुझे जो है ईवीएम में 0 वोट दिखा रहे हैं, इस तरीके की बातें जब सामने आती है, तो लोकतंत्र में चलिए जवाब लेते हैं। कृतिका जी संदेह हमारे पैदा साथ जुड़ी होता हुई है, हैं, संदेह बीजेपी को मिटाना प्रवक्ता चाहिए। जी। आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। कृतिका जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, अब नगरीय निकाय चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस हालांकि संदेह खड़ी नहीं कर रही, लेकिन वो ये कह रही है कि समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। क्या उनकी मांग जो है समय के अनुसार बदलाव करने के लिए, लेकिन आपने तो निकाय चुनाव जो है अब ईवीएम से कराने की प्रक्रिया को मुहर लगा दी है, आखिर क्यों? बैलेट पेपर क्यों नहीं कृतिका जी? देखिए क्या है ना, ये गुंडा राज इनके समय पे चलता आता है, तो ये चाहते बैलेट पेपर से हो, ताकि ये गुंडागर्दी करके, पोलिंग कैप्चरिंग करके वो वहां पे इन्फ्लुएंस कर सके अपनी गुंडागर्दी को। लेकिन ईवीएम पे इनका जोर नहीं चलता। अगर लोगों में ईवीएम का इतना महत्व नहीं होता, तो आज चुनाव ईवीएम से होते क्या? इतनी बड़ी जनता है हमारी, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लोग वहां पे विरोध करते। अगर लोगों की तरफ से विरोध नहीं है, हमारी जनता की तरफ से विरोध नहीं है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम सही है। और इनसे मैं पूछना चाहूंगी, जब इन्होंने लाया है ईवीएम, तो इन्होंने फिर इसके लिए सवाल उठाए। जब जीतते हैं तो इनके पास कोई सवाल नहीं होता। 2019 के चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं बोला कि ईवीएम से चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई? ये चीज होनी चाहिए। और इनको ईवीएम के लिए बोला भी गया है, चुनाव आयोग ने इनको आमंत्रित भी किया था कि भाई क्या डिफॉल्ट आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आइए। तो ये जाते भी नहीं है, इनके बड़े नेता वहां जाते भी नहीं है कि भाई ईवीएम में इनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, जा करके समझें, टेक्निकल चीजों को देखें। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ईवीएम में कोई भी प्रकार की हैक तक यूज नहीं की जा सकती है, तो ऐसी संभावना तो दूर की बात है। फिर कृतिका भी ये जी, संतुष्ट नहीं, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। कृतिका जी, निकाय चुनाव स्तर पर हैं, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है छत्तीसगढ़ में, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और 14 नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा। कितनी चुनौती देखते हैं आने वाले चुनाव में? कोई चुनौती नहीं है। कुछ समय के लिए गलती हमसे हुई होगी जिससे जनता नाराज थी, पर अब जनता ने फिर समझ लिया है कि कांग्रेस सिर्फ बरगलाती है, धोखाबाजी करती है और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। इसलिए पुनः हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, केंद्र में भी, राज्य में भी, और आने वाले समय में नगरीय निकाय में भी हमारी सरकार आपको देखने को मिलेगी। 14 के 14 निगम हम अपने कब्जे में करने वाले हैं। 14 के 14 नगर निगम जो कब्जे में करने वाले हैं। चलिए समय बताएगा, सीधे रुख करूंगा मनीष वोरा जी का। मनीष जी, क्या लगता है जिस तरीके छत्तीसगढ़ में लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर, पहले जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, फिर ईवीएम से पलटी मार दी, ईवीएम पे आ गए हैं। अब राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया, हो सकता है आचार संहिता भी 1-2 दिन में लग जाए प्रदेश में। क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर जो है, जो आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, हार का ठीकरा कि अगर कांग्रेस हारती है तो क्या ईवीएम पे फोड़ेगी, और अगर जीतती है तो कांग्रेस का क्या स्टेट होगा? साथ ही बात की जाए, यूं तो कांग्रेस के पास जो है 14 नगर निगम है, 14 की 14 उसके पास है, तो उसके लिए जीतने की जो लालायत है
वो जो चुनौती है वो बरकरार रहेगी, या फिर बीजेपी के पास हारने को कुछ ही नहीं है, क्योंकि 14 में से एक भी उनके पास निगम नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या दिखा जा निकाय चुनाव को लेकर, किसके लिए चुनौती ज्यादा है? देखिए, अभी बात की जाए छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर के, छत्तीसगढ़ में हुए अब तक के चुनाव को लेकर के, तो उसमें अधिकांश समय में स्थिति ये रही है कि जो दल सत्ता में रहता है नगर निगमों और नगर निकायों में जो है उनका ही बहुमत देखने को मिलता है। कुछ एक जगह बात को छोड़ करके बाकी जगह यही स्थितियां रहती है। लेकिन आपने कहा कि क्या स्थिति, मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं तो खोने के लिए कुछ है नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस चूंकि 14 के 14 नगर निगमों में काबिज है, इसलिए उसके लिए ये चुनौती है कि वो अपनी जो स्थिति है उसको बरकरार रखने के लिए वहां पर संघर्ष करते रहे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्थानीय स्तर पर ये होने वाले चुनाव, इसमें ईवीएम और बैलेट को लेकर के लगातार हर बार सवाल उठते हैं, हर बार इसी प्रकार के जवाब जो है वो आते हैं। तो निश्चित रूप से एक चीज ये तय है कि छत्तीसगढ़ में के जो चुनाव होने वाले थे उसको बैलेट से करके मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज पूरे देश में देने का प्रयास कर रही थी कि देखिए हम बैलेट से भी चुनाव जीत करके आ गए हैं। ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में बने, लेकिन उसको फिर से चेंज करके ईवीएम किया गया और ईवीएम से होने का राजपत्र में प्रकाशन भी हो गया है। तो अब चुनाव ईवीएम से ही होंगे तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि बार बार ईवीएम का केवल बहाना बना करके वो अपने उससे बच नहीं सकते हैं जिम्मेदारियों से। क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ ऐसा है कि जब जब जीतते हैं तो वो इस बात को नहीं कहते कि ईवीएम ठीक नहीं था। अरे भाई आप जीत भी तो रहे ना, इसी ईवीएम के माध्यम से पिछला जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था उन चुनावों में आपको सीटें मिली थी और आप अच्छे खासे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए थे, तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी क्या? तो ये बात को समझना होगा। दूसरी बात है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, ईवीएम को लेकर के बार बार सवाल उठाते हैं, आप स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सवाल उठा रहे हैं। तो यदि इस तरीके की स्थितियां हैं तो आप सीधे तौर पर कहिए ना कि हम इलेक्शन में फाइट नहीं करेंगे यदि आप ईवीएम से चुनाव कराएंगे। आप चुनाव लड़ते भी जीत जाते हैं तो बढ़िया है, हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। तो इस बात को समझना होगा कांग्रेस को कि इन चीजों से बचना होगा, और जनता इन बातों को समझ रही है। इस प्रकार की बातें बार बार आप कह करके ये नहीं, इससे बच नहीं सकते कि देखिए जनता के बीच में जाना, जनता के साथ में जुड़ना और उसके मत को अपने पक्ष में करना, ये कांग्रेस की आज के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आज ऑलरेडी आप 14 के 14 नगर निगमों में काबिज है और उसको वापस दोहराना ये कांग्रेस में बहुत बड़ा चैलेंज होगा विपक्ष में रहते हुए। इस चैलेंज को कांग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और ईवीएम का रोना छोड़ करके जनता के बीच में जाना चाहिए। आपने लगातार जनता की जो सेवा करी है, जो आपके विकास के कार्य हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में जाइए और जनता के मत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें, ताकि इसका एक मैसेज पूरे देश में जाए कि देखिए यहाँ पर सरकार होने के बाद भी हम जो है यहाँ पर जनता हमारे साथ है, चाहे चुनाव ईवीएम से हो चाहे चुनाव बैलेट से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सीधे तौर पे यदि जनता आपके साथ है तो मुझे लगता है कि आपको इन चीजों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव किसी भी मोड में करवा दीजिए, क्योंकि जनता आपके साथ होगी, जनता का विश्वास आपके साथ होगा, तो निश्चित रूप से आप पुनः सत्ता में काबिज होंगे। आशीष जी, अभी मैं एक स्टडी कर रहा था, बयान सुना था, बीजेपी प्रवक्ता का बयान था, चिमनानी जी थे शायद, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास भले ही 14 नगर निगम पर कब्जा है, लेकिन विकास के नाम पर उनके पास एक उपलब्धि नहीं है जो विकास के नाम पर वो जनता के बीच में जाएं और वोट मांग सके। उनके खुद पार्टी में अंतरकलह मचा हुआ। अभी हाल ही में भूपेश बघेल और जो है पीसीसी दीपक बैज को दिल्ली तलब किया गया था, दोनों के मनमुटाव को लेकर कि निकाय चुनाव जो है एकजुटता के साथ लड़ा जाए ताकि कांग्रेस पार्टी की विजयश्री हो। आखिर कितना इत्तेफाक रखते हैं चिमनानी जी के बयान से? देखिए ऐसा है कि चुनाव के पहले अगर मीटिंग की जाती है सेंट्रल लेवल पर तो निश्चित रूप से चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ने और स्ट्रेटेजी और प्लान डिस्कस करने के लिए की जाती है। भारतीय जनता पार्टी को शायद अलग इनपुट मिलता होगा कि मनमुटाव सुलझाने के लिए बुलाया गया है या किस चीज के लिए बुलाया गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लगातार नगरीय निकाय चुनाव जीतते आ रहे हैं पिछले 3 बार से, आप देखिए रायपुर नगर निगम में हम हमेशा ही जीतते आते हैं, भिलाई नगर निगम भी आप देखेंगे तो हम एक बार छोड़ के हर बार जीतते हुए आए हैं। तो ये जो चुनाव होता है नगरीय निकाय चुनाव, ये जनता के स्थानीय मुद्दों का चुनाव है और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच से जुड़े हुए होते हैं, उनकी छवि से लेकर बाकी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। साथ ही साथ एडवांटेज हमारे पास इसलिए है क्योंकि 1 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 1 साल से जो इन्होंने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और नौकरियों पर फर्जी घोटाला किया है, वो जो है हमको फेवर देगा और उससे हमें लाभ होगा। क्योंकि स्थानीय मुद्दों में हमने वहां के जो पार्षद रहे हैं हमारे और महापौर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि हम अपना परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे।
परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे, लेकिन जो एकजुटता की बात सामने आ रही, जो जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है कि आपके दोनों नेताओं में जो बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मतभेद है, आपकी जो है फूट पड़ी हुई है पूरी कांग्रेस पार्टी में। कैसे एकजुट करेंगे निकाय चुनाव में आशीष जी? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई किसी तरीके की गुटबाजी या मनमुटाव दिखता है। मुझे तो लगता है आज जो है किरण देव जी को वापस से अध्यक्ष बनाया गया है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी में जो है आपस में कलह लाने और कार्यकर्ताओं में अंतर विरोध के लिए काफी है। और आज जो है उनकी पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, आज प्रदेश अध्यक्ष वापस से बना दिया गया 1 साल के इस कार्यकाल के बाद। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करे तो बेहतर होगा। आज वो सत्ता में है, सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज को सुधार कर अच्छे से चलाने की, और विपक्ष की तरह काम ना करे, दूसरी पार्टियों पर या पुरानी चीजों पर आरोप लगाने के बजाय अभी की चीजों पर ध्यान दे। आशीष जी, लेकिन आपके पीसीसी चीफ दीपक व्यास का बयान सामने आया है 2 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि अगर लड़ना है तो पार्टी कार्यालय आए, ना कि सोशल मीडिया पर आप विवाद पैदा करें, मनमुटाव की स्थिति को साझा ना करें, सार्वजनिक चौक चौराहों पर सोशल मीडिया से दूर रहें। इस बयान के क्या माने देखे जाएं? जब सब कुछ ठीक है कांग्रेस पार्टी में, तो फिर ये बयान क्यों? इस बात के बहुत स्पष्ट मायने हैं कि निश्चित रूप से वो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया हमारा परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, किसी के मन में कोई बात रह गई है, किसी के मन में कोई बात है, किसी बात पे अगर किसी को आपत्ति है या संतोष नहीं है, तो वो आए और आपस में बात कर ले। हमारे घर के मामलों को, परिवार के मामलों को सोशल मीडिया में लगकर भारतीय जनता पार्टी को मौका ना दे कि उनके पास जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाने का समय मिले। तो ऐसे कांग्रेस कार्यालय में आकर मिले कि जैसे बिलासपुर में हुआ था, वैसा मुलाकातों का दौर होगा क्या? जो हुआ था वो मीटिंग खत्म होने के बाद हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद सुबोध भैया से जो है बातचीत और कहा सुनी हुई थी। मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और उस पर भी जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस ने तुरंत करी, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, शो कॉज नोटिस भी मांग दिया गया, और वो एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पार्टी चलती है। पार्टी मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आपसी बातचीत में ये हुआ था। चलिए कृतिका जी, यूं तो जैसा कि मनीष जी ने कहा है कि बीजेपी के लिए खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो खोने का डर क्या है? फिर भी डबल इंजन की सरकार है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि जिसकी सरकार होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और ये आशीष यादव जी कहते हैं कि इन चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे नहीं चलते हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दे चलते हैं, और स्थानीय स्तर के मुद्दों पर वो जनता के बीच में जाने के उसके पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए। आपके पास क्या है बताने के लिए? उनके पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए। वो बता सकते हैं हमने नग्न अवस्था में युवाओं को दौड़ाया है, वो बता सकते हैं कि गोबर में भी घोटाला होता है, वो बिल्कुल बता सकते हैं कि किस प्रकार से घोटालों से सरकार बनाई जा सकती है, वो बिल्कुल बता सकते हैं कि आबकारी में कैसे घोटाला होता है, बिल्कुल बताएंगे वो जनता को। अब जनता इनके झूठे वादों को समझ चुकी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा इनकी सरकार ना निगम में बनने वाली है, इनको तो पार्षदों के लिए भी बड़ी मुश्किलें आने वाली है। आप तैयार रहिए आशीष जी, बिल्कुल कमर कस लीजिए। आशीष जी, जवाब चाहूंगा, प्रतिक्रिया चाहूंगा कृतिका जी के सवाल पर। एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जनता के बीच में जाएंगे। आशीष जी, बड़े आरोप। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश करे, और जो राजनांदगांव में एसआई घोटाले हुए हैं, उसके बाद जो सनी लियोनी को इन्होंने जो है ये महतारी बंधन का 1000 रुपए देते हुए आ रहे थे, इन सब बातों पे वो कृतिका जी, बड़े आरोप आप पर भी। कांग्रेस ने अगर गलतियां करी थी तो कांग्रेस चुनाव आ रही है, तो हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। रही नगरीय निकाय चुनाव की बात, तो ये जो है मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूं, लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी करने में बिलीव नहीं करता हूं। चुनाव के बाद रिजल्ट सबके सामने होगा। कृतिका जी, आप पर भी आरोप लगा दिए हैं। जी, हम देख रहे हैं आने वाले समय में। अभी उपचुनाव पे भी मेरे साथ एक बहन बैठी थी, उन्होंने कहा हम उपचुनाव जीत रहे हैं। मैंने तो उपचुनाव भी देख लिया कि हमने ही जीता, और बहुत अच्छे मतों से जीता, बहुत अच्छे मतों से जीता। ना आपने उसमें जातिगत समीकरण, आप एक बात बताइए, ना युवा नीति काम आई, कौन सी पार्टी आकर चुनाव किया मीडिया के पटल पर ये कहती है कि लोगों हम को चुनाव हार बरगला रहे ले। हैं? देखिए क्या आशीष जी, मेरी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी, क्या पूछे? कौन सी पार्टी मीडिया के पटल पर आकर ये कहती है कि हम चुनाव हार रहे हैं या जीत का दावा नहीं करती है? ये तो राजनीतिक बात है, इसीलिए तो आप ऐसा बोल रहे हैं, समझ में आ रही है। लेकिन नगरीय निकाय कानून व्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को आप झुठला तो नहीं सकते ना। आप ये तो मानने से इनकार नहीं करेंगे ना कि सारी चीजों का दोष कांग्रेस पर मढ़ लेने से छत्तीसगढ़ जो है निर्माण नहीं हो पाएगा।
छत्तीसगढ़ बेहतर तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से नहीं चलेगा। आप सत्ता में है, अरे आपकी 5 जिम्मेदारी साल है, की आप सरकार में जिम्मेदारी आपने निभाइए ना। इतने गड्ढे आप कर अभी भी दिए विपक्ष से छत्तीसगढ़ बाहर नहीं में, आ पाए क्या? इतने आप गर्द अभी भी में ला दिया आपने विपक्ष का ही काम करना छत्तीसगढ़ चाहते हैं को, क्या? इतने घोटालों से आपने काला धन कमाया कांग्रेस आपकी से, 1 साल आज इतनी सरकार हुई गर्द नहीं में है, है छत्तीसगढ़ सिर्फ विधानसभा का आपके घेराव 5 हो साल रहा में। है। अब जो जनता है जाग छात्र गई जो है आशीष जी, सारे के मानिए सारे आप मेरी अभ्यर्थी जो है बात को। सड़कों पर हैं। 1 साल आप हुआ नहीं, 1 साल में ऐसे ऐसे कारनामे हमने देख लिए। कौन दोषी कौन नहीं दोषी इसका फैसला कोर्ट कर लेगी, लेकिन क्या गृह मंत्री जी हम इस काम बात गिना को देते हैं मानते हैं आपको। क्या कि हमने उनकी जो वादे गलती किए थी? हमने निभाए, कलेक्ट्रेट नहीं हमने चलना जितने चाहिए था, वादे किए हमने ये नहीं निभाए, होना चाहे चाहिए वो था। महतारी वंदन के रूप में हो आशीष जी, चाहे वो आपने महतारी क्या वंदन के निभाया? रूप में 500 हो, रुपए में गैस चाहे सिलेंडर देंगे बोले थे आपने, दिया क्या? देखिए 500 रुपए में किसको सिलेंडर मिल रहा है ये बता दीजिए। 500 रुपए में किसको सिलेंडर मिल रहा है? 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। 1 लाख नौकरी देने के बजाय बीएड वालों को आपने निकाल दिया। देखिए हमने एसआई अपना घोटाले के लिए महतारी 1-1 वंदन नंबर के निभाया, लिए 1-1 लाख रुपए ले किसानों रहे हैं को आपके दलाल। किसानों का चलिए वो चलिए बकाया चलिए है, कृतिका जी और सीधा आशीष जी रोकना चाहूंगा दोनों मेहमानों को, शिक्षकों समय की का अभाव है, भर्ती। सीधा रुख करूंगा मनीष बुरा जी का। मनीष जी, किस तरीके के जिस तरीके की जो बिसात बिछ रही है मुद्दों को लेकर, जो है कांग्रेस कह रही है कि उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इस 1 साल में बीजेपी के जो कार्यकालों को गिनाने के लिए जिनके बीच में हो जाएगी, और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो है जो बीजेपी लेकर चलती है उस मुद्दों का जो है छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं होगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि उनके 1 साल की सरकार में उन्होंने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में उसको लगभग पूरा कर दिया, उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। और साथ ही कृतिका ये भी कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस के काले चिट्ठे उनके पास काफी कुछ है गिनाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। क्या लगता है कौन सी पार्टी का यहां पर वर्चस्व रहेगा मनीष जी? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तय है कि जितना बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है, उससे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने इन नगरीय निकाय चुनाव में होगा, क्योंकि उसको इस बात को प्रमाणित करना होगा कि 1 साल से उनकी सरकार जो प्रदेश में चल रही है, उस सरकार ने अपने किए गए वादों को पूर्ण किया है, और इस चुनाव में जीत करके वो ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि जनता ने भी हमारे किए गए कार्यों पर मोहर लगाई है। लेकिन जो वादे आपने किए थे, निश्चित रूप से कुछ बड़े वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे घोटालों को लेकर कार्रवाई करने की बात हो, इन सभी चीजों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई तो करी है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के पास भी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत कुछ है। उसने जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर काम किया है, लगातार नगरीय निकायों में उनकी सरकार रही है। लेकिन मनीष जी, हाल ही में 1 साल की चुनाव होते हैं, सरकार में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसके चलते जो है जनता में खासी नाराजगी भी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखा जाए तो व्यवस्था जो है पटरी पर नहीं दिखाई देती है, चाहे पत्रकार की हत्या का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती में जो एक सुसाइड का मामला आया था कांस्टेबल का, उस मामले को लेकर लगातार जो है बीजेपी जो सरकार है वो बैकफुट में नजर आ रही है, आक्रोश ज्यादा है। क्या इस आक्रोश का जो आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा क्या सरकार पर, सत्ताधारी पार्टी पर? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के हम बात करें तो एक दो पहलू है कानून व्यवस्था की स्थिति की। अभी छत्तीसगढ़ में बात करें, पहला पहलू ये है कि जो नक्सलवाद की समस्या है प्रदेश के अंदर में, नक्सलवाद की समस्या को लेकर जी। के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से अच्छा कार्य किया है। लगातार इनकाउंटर में नक्सलियों की हत्या की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ इनकाउंटर हो रहा है, लगातार नक्सलियों की मौत हुई है। लगभग 200 से 250 नक्सलियों की जो है यहाँ पर सफाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आंतरिक कानून व्यवस्था जिसको कहते हैं, यानी शहरों में या गाँव में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी है, और उनके जो लोग हैं उनको जवाब देने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन उसका फर्क कितना जनता पर पड़ता है, जनता कितना साथ देती है, कितना नहीं देती है, ये तो आने वाले चुनाव के समय में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसका असर देखने को मिलेगा। एक बात ये तय है कि ये जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर पर होते हैं, जिसमें छोटी छोटी समस्याएं जो आम आदमी की होती है उसको लेकर होते हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, इन समस्याओं को बिल्कुल मनीष, अब देखना होगा कि चुनाव निकाय चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो तस्वीर साफ करेंगे किस पार्टी ने जनता के दिलों पर राज किया। फिलहाल के आप तीनों मेहमान हमारे चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका, आशीष शासी, कृतिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में जो है निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। कहने को यूं तो कांग्रेस के पास बहुत कुछ है लेकिन बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन इस निकाय चुनाव में जो है सत्ताधारी पार्टी कितना जो है अपना बहुमत जनता के बीच में बरकरार रख पाएगी, बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, 14 में से कितने निगम पर कब्जा कर पाएगी, या कांग्रेस अपने अभेद किले को जीतने में बरकरार रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।